हेलो साथियों, स्वागत है आपका वी के पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 50 क्वेश्चन आर ओ यारो के लिए, जो एग्ज़ाम है आपका 27 जुलाई को। और इसके लिए हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस समूह से संबंधित है? तो पहला कृषि श्रमिक, दूसरा स्वास्थ्य श्रमिक, तीसरा निर्माण श्रमिक और चौथा स्वच्छता श्रमिक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो ये हम बात करें तो इसमें है स्वच्छता श्रमिक आंसर होगा, बाकी सब गलत होंगे। देखो, भारत सरकार ने सेप्टिक सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स का समर्थन करने और सीवर सफाई को यांत्रिक बनाने के लिए नमस्ते योजना का प्रारंभ किया है। इसमें 38,000 से अधिक श्रमिकों का प्रोफाइल बनाया गया है, जिसमें 68.9% ST, 14.7% OBC और 8.3% ST से संबंधित है। इस कार्यक्रम का नमस्ते का उद्देश्य क्या है? तो ये है खतरनाक मैनुअल सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकना है, जिसमें 2019 से 2023 के बीच 377 मौतें दर्ज की गई। बस इतना ही आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 जो 2024 के एंड में दिया गया था, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? पहला उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार और चौथा गुजरात। तो हम इसकी बात करें तो इसमें पहला जो स्थान मिला है वो उड़ीसा को मिला है। इसका ऑप्शन उड़ीसा राइट है। कहाँ की गई घोषणा इसकी? नई दिल्ली में की गई। उड़ीसा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार जीता, जबकि उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, गुजरात और पांडिचेरी ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों को पहचानना था। कुल 38 विजेताओं को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया, जिससे सतत जल प्रथाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई है? पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तीसरा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और चौथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इसमें आंसर है आपका सी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन बनाई है, जिसकी अधिकतम गति कितनी है? 280 किलोमीटर पर घंटा। ये आपको पता होना चाहिए। 11 मई 1964 को सोवियत संघ की सहायता से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु में। यह भारी उपकरण जैसे अर्थ मूविंग, रेलवे, परिवहन और खनन क्षेत्रों के लिए निर्माण करती है। 1992 में सरकार ने अपनी 25% हिस्सेदारी बेची और प्रबंधन नियंत्रण के साथ 26% की रणनीतिक डिसइन्वेस्टमेंट के बाद में मंजूरी दी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एशिया में अर्थ मूविंग उपकरणों की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने 2024 हैंड इन हैंड मंच का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन WHO, दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और चौथा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हैंड इन हैंड निवेश मंच, पहला इसका उद्देश्य बताना चाहिए। तो इसको उद्घाटन किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य खाद्य सुरक्षा में सुधार, गरीबी को कम करना और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिले। इस पहल का उद्देश्य 3 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। पहला गरीबी उन्मूलन SDG 1 में आता है, भूख समाप्त करना SDG 2 में आता है और असमानताओं को कम करना SDG 3 में आता है। भारत की बात करें तो भारत है इसमें हैंड इन हैंड पहल में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो
पहला है ऑप्शन नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा चीन। तो इसमें आंसर है भारत। भारत मार्च 2025 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा ऑफ गेम्स फेडरेशन और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजन यह 150 देशों के प्रतिभागियों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। आगे बात करें तो एशियाई ओलंपिक परिषद ने इसे 2023 में होंगझोउ एशियाई खेलों में शामिल किया था। इस आयोजन के लिए मेजबान शहर राज्य सरकार के प्रायोजन पर निर्भर करेगा। भाई इतना ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला छठा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के लिए एलिवेट 2024 योजना शुरू की है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा कर्नाटक, चौथा झारखंड। तो इसमें ऑप्शन राइट है कर्नाटक। कर्नाटक ने स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए एलिवेट 2024 और कर्नाटक एक्सेलरेशन नेटवर्क शुरू किया है। यह एक अनुदान योजना है जो स्टार्टअप्स को 50 लाख तक की सहायता देती है ताकि शुरुआती चरण की कंपनियों को बीज पूंजी सीड्स फंड मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो खबरों में देखा गया किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? पहला अरावली और सतपुड़ा, दूसरा अरावली और विंध्यन, तीसरा पूर्वांचल और हिमालय, चौथा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पहले तो आपको यहीं पे यही आइडिया लगाना पड़ेगा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, उसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ पर है। तो हम इसकी बात करें तो ये अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। यह उत्तरी भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है। कभी जयपुर के महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था रणथंभौर टाइगर रिजर्व। यह रिजर्व दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी से घिरा हुआ है, जिसमें विविध परिदृश्य और वन्यजीव शामिल हैं। आठवां क्वेश्चन, श्री सिंगेश्वर मंदिर जो खबरों में देखा गया किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख तमिलनाडु के त्रिवल्लुर में श्री सिंगीश्वरर मंदिर में पाए गए हैं। यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और ये ममपेडु गांव में स्थित है। इसे मूल रूप से 976 ईस्वी में चोल सम्राट राजराज चोल के पिता आदित्य करिकालन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? पहले तो यहीं पे आपको ही पता होना चाहिए, ये आध्यात्मिक नेता की बात कर रहा है, कोई पॉलिटिकल राजनीतिक नेता की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बात करें स्वामी मुकुंदानंद, माता अमृतानंदमयी, तीसरा श्री श्री रविशंकर और चौथा बाबा रामदेव। तो इसमें आंसर है आपका श्री श्री रविशंकर। देखते हैं, फिजी ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को उनके वैश्विक शांति और सामुदायिक कार्यों के लिए ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया, जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने मेजर रालेंगनाव बोब को समर्पित सोरे म्यूजियम का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो यह जोरहाट असम, जोरेथांग सिक्किम, तवांग अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर राजस्थान। तो पहली बात इसी से आइडिया लगाओ कि रालेंग नाव बॉब यानी एक यूनिक नाम है और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से टच हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है तवांग अरुणाचल प्रदेश। कब का है? 31 अक्टूबर 24 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग का दौरा किया रक्षा मंत्री ने और उन्होंने मेजर रालेंगनाओ बॉब खातिंग को समर्पित सौर म्यूजियम का उद्घाटन किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हरारे घोषणा क्या है जिसे जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन में अपनाया गया था? तो पहला आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, दूसरा स्वास्थ्य प्रणालियों में जलवायु लचीलापन, तीसरा पर्यावरण संरक्षण प्रयास और चौथा हर घर में स्वास्थ्य पेयजल उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर है बी। देख लेते हैं, जिम्बाब्वे में ये क्लाइमेट हेल्थ अफ्रीका समिट कॉन्फ्रेंस अपनाई गई। हरारे घोषणा के
अफ्रीका के स्वास्थ्य प्रणालियों में जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों को संबोधित करना है। यह सरकारों, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज से त्वरित सहयोगात्मक कार्यों का आह्वान करती है। हरारे घोषणा पत्र। बात करें 12वां क्वेश्चन, सेना स्पेक्ट्रबिलिस एक आक्रामक प्रजाति किस राज्य के जंगलों से हटाया जा रहा है? पहला तमिलनाडु, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा गुजरात। 10 सेकंड आपके पास। चलो देखते हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु। ये किस लिए चर्चा में रहा? मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के जंगलों से सेना स्पेक्ट्रबिलिस को 1 अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया है। वर्तमान में 28,000 टन ये शेष है। इस आक्रामक प्रजाति को हटाने के प्रयास जारी हैं ताकि लकड़ी के लिए कागज कंपनियों के साथ बातचीत के कारण हटाने की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 13। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए तो 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या 8 नवंबर। इसका आंसर है 6 नवंबर। तो ये कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ? हर वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसे 2001 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन सशस्त्र संघर्षों के पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करता है। क्वेश्चन 14, इगास बग्वाल किस राज्य का पारंपरिक लोक पर्व है? पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा उड़ीसा। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। इसके बारे में देखते हैं। इगास बग्वाल जिसे बूढ़ी दिवाली या हर बोधनी एकादशी भी कहते हैं, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक पर्व है। इस वर्ष इगास बग्वाल 12 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक गर्व को विशेष रूप से उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ के किस गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिली है? तो पहला है मेनपाट, दूसरा चंदेनार, तीसरा नागपुरा और चौथा धूड़मारास। तो हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो इसमें धूड़मारास है। ये कहाँ है? बस्तर छत्तीसगढ़ के धूड़मारास गांव को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चुने जाने से वैश्विक पहचान मिली है। यह 60 देशों के 20 गांवों में से एक है जिसे स्थायी पर्यटन प्रथाओं के लिए चुना गया है। ऑप्शन 16, क्वेश्चन 16, इंटरनेशनल पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? पहला सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा MP, चौथा महाराष्ट्र। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? असम कर रहा है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 26 से 29 नवंबर 2024 तक 12वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट आयोजित हो रहा है। इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट भारत की पर्यावरण संभावनाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों को सामने प्रस्तुत करता है। और क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला 1985, दूसरा 1990, तीसरा 2001 और चौथा 2005। तो इसकी स्थापना हुई 1985 में। ये किस लिए चर्चा में रहा? इसने 2024-25 के लिए अपनी अर्धवार्षिक शिकायत रिपोर्ट जारी की, जिसमें विशेष रूप से रियल एस्टेट और ऑफशोर सट्टेबाजी में कई भ्रामक विज्ञापनों को उजागर किया है। 1985 में स्थापित एक गैर लाभकारी स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल लेबर रिपोर्ट 2024-25 जारी की है? पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चौथा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे जारी किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। यह विश्व भर में मजदूर प्रवृत्तियों, असमानता और वास्तविक मजदूरी वृद्धि को उजागर करती है। 2022 में गिरावट के बाद 2023 में वैश्विक वास्तविक मजदूरी वृद्धि में सुधार हुआ है। एशिया प्रशांत, मध्य एशिया, मध्य पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप में मजदूरी वृद्धि तेजी से हो रही है।
ऑप्शन 19 क्वेश्चन नंबर, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट सरमट विकसित की? तो पहला फ्रांस, दूसरा चीन, तीसरा जापान और चौथा रूस। तो इसका आंसर है रूस। रूस RS-28 सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे शैतान 2 भी कहा जाता है, को पुराने मॉडल की जगह तैनात करने की योजना बना रहा है, जिसकी रेंज कितनी है? 18,000 किलोमीटर, यानी ये सभी महाद्वीपों तक मार करने की क्षमता रखती है। इसका लॉन्च वजन 208.1 मेट्रिक टन है। क्वेश्चन नंबर 20, 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो पहला हिमाचल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तराखंड। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिसंबर 2024 को देहरादून में 10वें वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया। तो इससे पहले इसकी जो शुरुआत हुई 2002 में कोची केरल में आयोजित की गई थी। यह हर 2 साल में आयोजित होती है और इसका 9वां संस्करण दिसंबर 22 में गोवा में हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कौन से 2 देशों ने मिलकर फेवा संवाद श्रृंखला शुरू की है? पहला नेपाल और भारत, दूसरा चीन और भारत, तीसरा भूटान और चीन, चौथा नेपाल और चीन। बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें है नेपाल और चीन। इसका आंसर ये होगा। देख लेते हैं इसके बारे में। नेपाल और चीन ने हाल ही में फेवा संवाद श्रृंखला शुरू की है, जिसका नाम नेपाल के पोखरा घाटी में स्थित प्रसिद्ध फेवा झील के नाम पर रखा गया। फेवा झील नेपाल की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जिसमें हरपन खोला और सेती खोला के स्रोतों से जल आता है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ऑप्शन पहला 22 दिसंबर, दूसरा 23 दिसंबर, तीसरा 24 दिसंबर और चौथा 25 दिसंबर। तो ये हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भारत के किसानों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्पीड गन का मुख्य कार्य क्या है, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया? तो पहला, किसी वस्तु की दूरी मापना, दूसरा, किसी गतिमान वस्तु की गति मापना, तीसरा, किसी वस्तु की दिशा का पता लगाना और चौथा, किसी वस्तु के प्रकार की पहचान करना। बताइए इसमें से कौन सा राइट होना चाहिए? तो इसमें आंसर होगा किसी गतिमान वस्तु की गति माप। यह स्पीड गन का उपयोग कानून प्रवर्तन अधिकारी या यातायात की गति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। यह बिना किसी भौतिक संपर्क के गतिमान वस्तुओं की गति को मापने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करते हैं। कौन सी तरंगों का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का। स्पीड गन डोपलर प्रभाव का उपयोग करके भेजी जा गई और प्रतिबिंबित तरंगों के बीच फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन के आधार पर गति की गणना करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहला वी रामासुब्रमण्यम, बी SP कुर्दकर, तीसरा रामकृष्ण गवई, चौथा कुलदीप सिंह। तो इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? वी रामा सुब्रमण्यम। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के 9वें अध्यक्ष के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए दिसंबर 2027 तक नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम ने 29 जून 2023 को 3 साल से अधिक समय के बाद सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 25, न्यू ग्लेन रॉकेट का विकास किस कंपनी ने किया है? पहला स्पेस एक्स, दूसरा सिएरा स्पेस, तीसरा बोइंग और चौथा ब्लू ओरिजिन। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर है डी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लू ओरिजिन को
न्यू गिलेन रॉकेट के लिए वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण लाइसेंस दिया है। न्यू गिलेन रॉकेट का विकास ब्लू ओरिजिन ने किया है, जो एक अमेरिकी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो पहला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरा वर्ल्ड बैंक, तीसरा IMF और चौथा UNDP। तो हमें यहीं से आइडिया लगाना कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स, जॉब्स की बात कर रहा है यानी रोजगार की, तो ऐसे कौन करेगा? अब दो ही हैं, वही इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होना चाहिए। यदि यहाँ पर ILO होता, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 25 में AI, बिग डेटा और सुरक्षा प्रबंधन विशेषज्ञों को सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरी के रूप में बताया गया है। यह रिपोर्ट 55 अर्थव्यवस्थाओं में 22 क्षेत्रों के 14 मिलियन श्रमिकों को कवर करने वाली 1000 से अधिक वैश्विक कंपनियों के डेटा पर आधारित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंग फेस्टिवल 25 4 साल के अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश में लौट रहा है। ये प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से फ्लेमिंगो के लिए पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली शुरू की है? तो ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बी बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय और डी रक्षा मंत्रालय। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होना चाहिए? तो इसमें है बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। आगे देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली 11 जनवरी 2025 को केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्देशीय पोतों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान के किस नेशनल पार्क में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलारिया पाया गया है? पहला दर्रा नेशनल पार्क, दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क, तीसरा केवलादेव नेशनल पार्क और चौथा रणथंभौर नेशनल पार्क। तो इसमें आंसर है केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलारिया बड़ी संख्या में पाया गया है। यह बैंडेड ब्लेडर वॉट लेंटिबुलारिएसी परिवार से है। इसमें दुनिया भर के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली 220 प्रजातियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस कंपनी ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट तारामंडल लॉन्च किया? पहला पिक्सल, दूसरा ध्रुव स्पेस, तीसरा दिंग तारा, चौथा सैटेलाइट। तो इसको जारी किया किसने लॉन्च किया? पिक्सल ने। ये कौन है? गूगल समर्थित पिक्सल ने भारत में का पहला निजी सैटेलाइट तारामंडल लॉन्च किया है, जो देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये सैटेलाइट्स कृषि, खनन, पर्यावरण निगरानी और रक्षा के लिए प्रकाश बैंड में विस्तृत डेटा प्राप्त करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कलारीपयट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और डी है महाराष्ट्र। तो ये केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जो उत्तराखंड में 38वें नेशनल स्पोर्ट्स में केवल एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योद्धा ऋषि परशुराम ने कलारीपयट्टू की शुरुआत की थी। कलारीपयट्टू शब्द में कलारी का अर्थ है युद्ध स्थल और पयट्टू का अर्थ है मलयालम में लड़ाई। उत्तराखंड 2025 के नेशनल खेलों की मेजबानी 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक करेगा। क्वेश्चन नंबर 32। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला असम और अरुणाचल प्रदेश, दूसरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो इसमें आंसर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में 23 जनवरी को उद्घाटन किया गया मनसुख मांडविया द्वारा। इसमें कितनी टीमें शामिल थी? 19। इसमें आइस हॉकी और स्केटिंग प्रतियोगिताएं होती हैं। दूसरे चरण में जो बर्फीले खेलों पर केंद्रित होगा 22 से 25 फरवरी को जम्मू कश्मीर में होगा।
लद्दाख इसकी दूसरी बार मेजबानी कर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, जिसमें 594 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 428 खिलाड़ी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। हाल ही में चर्चा में रहे कैमन आइलैंड, जो एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, किस सागर में स्थित है? पहला अरब सागर, दूसरा कैरिबियन सागर, तीसरा भूमध्य सागर, चौथा लाल सागर। तो कैमन आइलैंड की बात करते हैं तो कैमन आइलैंड को ये ध्यान रख सकते हो, ये कैरिबियन सागर में स्थित है, एक छोटा सा देश है। इसमें किस वजह से चर्चा में? दक्षिण पश्चिम में इसके 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। कैमन आइलैंड कैरिबियन में स्थित एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, जो क्यूबा के दक्षिण और जमैका के उत्तर पश्चिम में। इसमें 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रैंड कैमन, कैमन ब्रेक और लिटिल कैमन। क्वेश्चन नंबर 34 में विज्ञान और में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिवस को मनाया जाता है? 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 13 फरवरी। तो इसमें आंसर है 11 फरवरी। 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसे वर्ष 2025 इस दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। यह दिन स्टीम यानी साइंस एंड टेक, इंजीनियरिंग और मैथ के क्षेत्रों में महिला और लड़कियों की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 35, पहली बार क्षेत्रीय संवाद सामाजिक न्याय पर किस शहर में हो रहा है? यानी क्षेत्रीय संवाद किस पर? सामाजिक न्याय पर। तो ऑप्शन है हैदराबाद, बी चेन्नई, तीसरा नई दिल्ली, चौथा चंडीगढ़। तो इसमें आंसर है नई दिल्ली। देखते हैं क्षेत्रीय संवाद सामाजिक न्याय पर 24 से 25 फरवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आया होगा। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय नियोक्ता महासंघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 में शुरू किए गए वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन का समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सारा के बाद भारत ने हाल ही में किस देश को ह्यूमन असिस्टेंट यानी मानवीय सहायता भेजी? पहला पेरू, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा होंडुरास और चौथा मैक्सिको। तो इसमें ऑप्शन है चक्रवात सारा से कौन प्रभावित था? होंडुरास। तो इसमें भारत ने 26 टन मानवीय सहायता भेजी थी। इसमें सर्जिकल उपकरण, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, सिरिंज, आईवी फ्लूइड जैसी चिकित्सा सामग्री शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 37, कांवर झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा एमपी, चौथा गुजरात। तो ये बिहार में स्थित है, भागलपुर के आसपास। कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ओक्सबो झील, ओक्सबो झील का मतलब है गोखुर झील। गोखुर झील है जब नदी तिरछे मार्ग से होकर के बहती है और बरसात के मौसम में सीधी बहने लगे, तो इस तरीके से ये गोखुर झील बनती है, ओक्सबो झील। ये मार्च की शुरुआत से तेजी से सूख रही है, इससे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चिंताजनक है। क्वेश्चन नंबर 38, 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन किरियन जैकेट, दूसरा एलियास यमर, तीसरा डालिबोर स्वर्चिना और डी ऑप्शन है बिली हेरिस। तो किसने जीता ये फ्रांस के किरियन जैकेट ने जीता था 2025 टेनिस पुरुष एकल का खिताब। उन्होंने 9 फरवरी 25 को तमिलनाडु के नुगम बक्कम में SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के किसको हराया? एलियास यमर को हराया। किसने? फ्रांस के किरियन जैकेट ने। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सरसाइज कोमोडो 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो पहला इंडोनेशिया, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, चौथा मलेशिया। तो ये इंडोनेशिया द्वारा किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के INS शार्दुल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हाँ कोमोडो में कौन कौन से भारत के जहाजों ने भाग लिया, तो हमें ये यहाँ पे पता होने INS शार्दुल और P8I विमान बाली इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू लिए है। एक्सरसाइज कोमोडो 2014 में शुरू हुई। यह इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित एक नॉन फाइटर मल्टीलेटरल मैरीन एक्सरसाइज है। यह मैत्रीपूर्ण देशों के बीच समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और 2025 की हम थीम की बात करें तो शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40,
भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? पहला, नीति आयोग। दूसरा, इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल। तीसरा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। चौथा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो कौन सा होना चाहिए इसमें, बताइए। तो इसको शुरू किया गया है इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम को क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत भारत के गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय गेमिंग प्रतिभा की पहचान कर उसे वैश्विक मंच प्रदान करना है। इसका आयोजन इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा किसके सहयोग से? सूचना प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भूमि पुनर्स्थापन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये आपने पढ़ा होगा, इसको आसानी से कर सकते हो। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। दूसरा, यूएनईपी। तीसरा, वर्ल्ड बैंक। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो इसको यूएनसीसीडी द्वारा जारी की गई। यूएनसीसीडी ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भूमि पुनर्स्थापन पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया कि गया है कि साझा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सहयोग से संघर्ष रोका जा सकता है और राजनीतिक समझौतों को बढ़ावा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की पहली एक्सप्लोरेशन लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन किस राज्य में शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है झारखंड। दूसरा, गोवा। तीसरा, राजस्थान। और चौथा, गुजरात। तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए? इसमें है गोवा। अब देख लेते हैं इसके बारे में। खनिज खोज को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली एक्सप्लोरेशन लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन कहाँ? गोवा में शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसमें महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक नीलामी के 5वें चरण के लिए एक रोड शो भी शामिल था। एआई हैकाथॉन 2025 का उद्देश्य खनिज लक्ष्यीकरण और सतत खनन नवाचार में एआई का उपयोग करना था। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में खबरों में दिखी सब एक क्यूट स्क्लेरोसिंग पेन एंसेफ्लाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? पहला, मस्तिष्क विकार है। दूसरा, श्वसन रोग है। तीसरा, हार्ट डिजीज है। या चौथा, फंगल इन्फेक्शन है। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? ये मस्तिष्क विकार इसमें आंसर राइट है। जो खसरा या रूबेला से जुड़ा हुआ है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में खसरे के कम टीकाकरण कवरेज के कारण यह स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 44, किस संस्थान ने स्कूलों के लिए भारत का पहला वीआर सक्षम मेटावर्स प्लेटफॉर्म ज्ञान धारा विकसित किया है? तो इसमें ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे। दूसरा, आईआईटी गुवाहाटी। तीसरा, आईआईटी मद्रास। और चौथा, आईआईटी रुड़की। तो इसका ऑप्शन राइट है इसमें आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने स्कूलों के लिए पहला वीआर सक्षम मेटावर्स प्लेटफॉर्म ज्ञान धारा विकसित किया है। यह क्या है? यह एक इंटरेक्टिव और रोचक लर्निंग अनुभव प्रदान करता है। यह छात्रों को उन वैज्ञानिक और शैक्षणिक अवधारणाओं को समझाने में मदद करता है जो पारंपरिक तरीकों से समझना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन है यूएसए। बी, जापान। सी, ऑस्ट्रेलिया। और डी, भारत। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? इसमें है यूएसए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मल्टीनेशनल पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 25 में हिस्सा लिया। इसकी मेजबानी किसने की? अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने की। और यह अभ्यास एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर, ये दोबारा लिखा गया, ठीक है। 45, 46 कर लो। अब ऐसे ही होगा आगे। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम किन दो संगठनों की संयुक्त पहल है? पहला, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। दूसरा, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ। तीसरा, वर्ल्ड बैंक और यूएन। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? भाई यदि हम इसमें आइडिया लगाएं तो पहले ये तो कट कट दो।
ये कर दो तो हम बात करते हैं। इसमें ऑप्शन होगा आपका IMF और WTO। भारतीय बैंकों के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग सर्वे स्टैंडर्ड अपनाने के साथ साथ ऋण निगरानी मूल्यांकन में सुधार करना चाहिए। IMF ने अपनी वित्तीय प्रणाली स्थिति आकलन रिपोर्ट में जोर दिया है। FSSA रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? 21 दिसंबर 2017 से प्रकाशित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित वाइब कोडिंग क्या है? वाइब कोडिंग के बारे में तो पहला ऑप्शन है AI का उपयोग करके पारंपरिक कोड को डीबग करना। दूसरा, यूजर प्रॉम्प्ट से पूरे एप्लीकेशन को स्वचालित रूप से बनाने के लिए AI का उपयोग करना। तीसरा, मैनुअल सॉफ्टवेयर परीक्षण की एक विधि है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये ई ऑप्शन इसमें होगा। ये ओपन AI के सह संस्थापक आंद्रेज कारपत्ती द्वारा गढ़े जाने के बाद सिलिकॉन वैली कहाँ है? USA में वाइब कोडिंग एक ड्रेसिंग शब्द बन गया। यह जनरेटिव AI का उपयोग केवल कोडिंग सहायता के लिए नहीं बल्कि पूरे एप्लीकेशन बनाने के लिए भी करने को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 47, सिरपुर झील जो खबरों में देखी गई किस राज्य में अवस्थित है? तो पहला उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा MP, चौथा उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन होगा राइट इसमें? तो इसमें ऑप्शन होगा MP, मध्य प्रदेश। NGT के आदेश के बाद इंदौर नगर निगम ने हाल ही में सिरपुर झील के जल ग्रहण क्षेत्र से 30 अतिक्रमित स्टॉल हटा दिए। MP के इंदौर में स्थित सिरपुर झील 670 एकड़ में फैला एक मानव निर्मित वेटलैंड है जिसे 130 साल से भी पहले महाराजा शिवाजीराव होलकर ने शहर की जल आपूर्ति के लिए बनाया था। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में भारत में से समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश को फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट प्राप्त हुए? भारत से प्राप्त हुए, किसको दिए हैं? एक पहला ऑप्शन है तंजानिया, दूसरा मोजाम्बिक, तीसरा नाइजीरिया, चौथा केन्या। कौन सा होना चाहिए इसमें? तो इसमें ऑप्शन है मोजाम्बिक को प्राप्त हुए। भारत ने मोजाम्बिक को समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए। ये FIC मशीन गन और बुलेट प्रूफ केबिन से लैस हैं जो तटीय गश्त को और प्रभावी बनाते हैं। इस सहायता का उद्देश्य मोजाम्बिक को आतंकवाद और विद्रोह से लड़ने में मदद करना है, खासकर काबो डेलगाडो प्रांत में। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, एमो और थेलेस टाइटेनम नामक एक विशाल फूल हाल ही में किस देश में खिला है? ऑप्शन ए चीन, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा फ्रांस। तो इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। एमोरफोलिस टाइटेनम, जिसे लास फूल भी कहा जाता है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खिला है। इसकी बिना शाखाओं वाली पुष्प गुच्छा सबसे बड़ी होती है जो खेती में 8 फीट और जंगली में 12 फीट तक बढ़ती है। यह हर 2-3 साल में सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए खिलता है जो इसकी ऊर्जा के भंडार पर निर्भर करता है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा मंजूर किया गया पैन 2.0 प्रोजेक्ट किस सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ है? पहला बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तीसरा कंज्यूमर अफेयर्स और चौथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत। तो ये पैन की बात की जा रही तो जाहिर सी बात है पैन कार्ड से रिलेटेड है, तो ये इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं क्या है पैन। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। पैन 2 एक ई गवर्नेंस पहल है जो करदाता पंजीकरण सेवाओं को उन्नत करने, पैन 10 सेवाओं के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए। यह प्रोजेक्ट मौजूदा पैन और 10 सिस्टम को एकीकृत और उन्नत करेगा जिसमें पैन सत्यापन सेवाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य पहुंच में आसानी, सेवा वितरण, डेटा संगति और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं में सुधार करना है। ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट। आप इनको देख लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।